हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। अब हम मोहन राकेश जी के और कुछ मोहन राकेश जी के बारे में और कुछ डिस्कस करेंगे। हम प्रीवियस क्लास में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो मैं बता रही हूँ वो आप नोट ज़रूर कीजिए। देखिए, मोहन राकेश जो है उनका नामकरण उनकी दीदी के द्वारा ही किया गया था और 8 फरवरी 1941 ईस्वी को पिता के देवगंत होने पर जीवन में भटकाव और संघर्ष की जो दास्ता हुआ था वो आरंभ हुआ और पिता की मौत के उपरांत मकान मालिक द्वारा किराया चुकाने पर ही सब उठने देने के लिए कहना और माँ की चूड़ियाँ बेचकर मकान का किराया अदा करना, ये मोहन राकेश जी के जीवन में यही जो घटना घटी थी। और राकेश की चर्चा वैवाहिक जीवन की विसंगतियों और बारंबार नौकरी छोड़ने के संदर्भ में भी किया गया है और आधुनिकता बोध के नाटककार, प्रयोगवादी या आधुनिकता बोध के प्रसिद्ध उपन्यासकार नगर बुद्ध के कहानीकार मोहन राकेश जो है उनकी ज़िंदगी शुरुआत 1944 ईस्वी में बम्बई में पटकथा लेखन से ही होती है और इनके विषय में ये भी कहा जाता है कि ज़िंदगी मतलब जिसकी ज़िंदगी थी और यात्रा जिसकी आदत है और घर के बाहर टी हाउस मतलब घर के बाहर जो है टी हाउस, कॉफ़ी हाउस और सड़क पर दोस्तों के बीच इनके ठहाके मशहूर है। और राकेश के विषय में कमलेश्वर ने लिखा है कि वो हंसता तो तारों पर बैठी चिड़िया पंख फड़फड़ा कर उड़ जाती है और राह चलते आगे ऐसे चौंक कर देखते हैं जैसे किसी को दौरा पड़ गया हो। और मोहन राकेश जी के सेवाओं को यदि हम देखेंगे तो मुंबई के पटकथा लेखक 1944 से 1945 ईस्वी, टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी 1947 से 1949 ईस्वी तक, बम्बई में शिक्षा विभाग में नौकरी 1949 से 1950 ईस्वी तक, जालंधर में डीएवी कॉलेज में लेक्चरशिप और शिमला के विशेष कांटन स्कूल में 1950 से 1952 ईस्वी तक नौकरी और 1952 ईस्वी से स्वतंत्र लेखन, पुनः जालंधर के उसी कॉलेज में विभागाध्यक्ष 1960 से 1962 ईस्वी तक में, दिल्ली विश्वविद्यालय में लेक्चरशिप की नौकरी और सारिका का संपादन जो हुआ था 1962 से 1963 ईस्वी में, फिर स्वतंत्र लेखन हुआ था। और उनके जो प्रमुख नाटक जो है आषाढ़ का एक दिन, इस नाटक पर 1959 ईस्वी में उन्हें सर्वश्रेष्ठ नाटक का संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला था, ये याद रखिए। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला था किस नाटक के लिए? आषाढ़ का एक दिन नाटक के लिए। कब? 1959 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में नेहरू फेलोशिप मिला जिसके महत्व नाटक सही शब्द की खोज शीर्षक पर ये शीर्षक शुद्ध कार्य किए थे। और 1972 ईस्वी में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। तो शमशेर बहादुर सिंह ने उनके मौत पर एक लिखा है कि तुम्हारी मुस्कुराहट में मैंने हमेशा एक दीर्घ सा और गहरा और बड़ा सा सहज परिचय पाया। मौत पर तुम विजय हो गए हो और हम हताशा है कि इतने जल्द तुमने ये विजय प्राप्त कर ली। तो कमलेश्वर ने मेरा हमदम कमलेश्वर जी ने मेरा हमदम मेरा दोस्त नामक कृति में बड़े बेबाकी से मोहन राकेश के विषय में लिखा था कि और यही सबसे बड़ा इंजाम उस पर है कि वो टिकता नहीं है।
वो निहायत गैर जिम्मेदार और अनुशासनहीन व्यक्ति है। वह संवेग के आवेश में काम करता है, एक सही काम करते करते तुन कहकर गलत काम कर बैठता है और डाक बंगले में रहने को ही अपनी ज़िंदगी समझता है। और मोहन राकेश जी के जो मोहन राकेश के पर चर्चित जो पुस्तकें हैं, उसके बारे में यदि हम कहेंगे तो मोहन राकेश के संपूर्ण नाटक संपादक नेमिचंद जैन है। मोहन राकेश और उनके नाटक गिरीश रस्तोगी, नाटककार मोहन राकेश, सुंदरलाल कथुरिया, मोहन राकेश की रंग दृष्टि, जगदीश शर्मा, मोहन राकेश का नाट्य साहित्य, पुष्पा बंसल, ये चर्चित पुस्तकें लिखे हैं। मोहन राकेश पर जो चर्चित पुस्तक मोहन राकेश जी के ऊपर जितने भी पुस्तक लिखा गया है वो किसने क्या लिखा है। मोहन राकेश के संपूर्ण नाटक जो है ये संपादक किसने किया था, नेमिचंद्र जैन। और मोहन राकेश और उनके नाटक जो है वो किसने लिखा था, गिरीश रस्तोगी। और नाटककार मोहन राकेश के बारे में ये सुंदरलाल कथुरिया ही लिखा था। और मोहन राकेश की रंग दृष्टि ये जगदीश शर्मा ने लिखे हैं। मोहन राकेश का नाट्य साहित्य ये पुष्पा बंसल ने लिखे हैं। आधुनिक नाटक का मसीहा जो है ये गोविंद चातक ने ही लिखे हैं। और मोहन राकेश और उनका साहित्य जो है ये कविता सनवार जी ने लिखे हैं। तो मोहन राकेश ने कुल कितने नाटक लिखे हैं, 4 नाटक। वो क्या है, आषाढ़ का एक दिन, लाहौर के राजहंस, आधे अधूरे, पैंडू तेले की ज़मीन। तो पहले लाहौर के राजहंस के बारे में देखेंगे तो इसमें क्या है, देखिए लाहौर के राजहंस जो है ये कब प्रकाशित हुआ था, 1963 में। ये तो मैं कल प्रीवियस क्लास में कुछ समझाई थी कि लाहौर के राजहंस में कौन सी नाटक है, इसमें क्या दिखने को मिलता है, मोहन राकेश जी के ये नाटक लिखने का कारण क्या है, ये आपको कुछ पता है। फिर से देखिए और डिटेल्स हम समझेंगे लाहौर के राजहंस के बारे में। ये जो नाटक है मोहन राकेश जी के द्वितीय नाट्य कृति है। और इस नाटक में अशोक घोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौदर नंद की कथा पर आधारित ऐतिहासिक नाट्य कृति है, और जिसमें इतिहास कम है, कल्पना का प्राचुर्य ज़्यादा है। और 3 अंकों की इस नाट्य कृति में गौतम बुद्ध के भाई और कपिल वस्तु के राजकुमार नंद के अंतर्द्वंद और बौद्ध भिक्षु बनने का तथा उसकी अर्धांगिनी रूप गर्विता सुंदर की कथा है। और इस नाट्य कृति में नंद का अंतर्द्वंद दोहरे स्तर पर व्यक्त हुआ है। वो न तो अपनी पत्नी के सौंदर्य के रूपपात से मुक्त हो पाता है, ना सच्चे वो निर्विकार भाव से बुद्ध की शरण में जा पाता है। तो ये मन में द्वंद्व दिखने को मिलता है, वो कहीं से नहीं जा पाता है। बुद्ध का गौरव एक तरफ उसे अपनी तरफ खींचता है तो दूसरी तरफ सुंदरी का सौंदर्य और अनुराग है। उसकी स्थिति लाहौर पर डोलते हुए भी राजहंस की सी होती है। और अशोक घोष के सौंदर्य नंद में नंद के इसी द्विविधा ग्रस्त मन स्थिति के सुंदर काव्य मित्र के आधार पर मोहन राकेश ने इस नाटक का नामकरण लाहौर के राजहंस किया है। नंद और सुंदरी के रिश्तों के माध्यम से नाटककार मोहन राकेश ने लाहौर के राजहंस के राजहंस में जो नाटक है इसमें पति पत्नी के तनाव जो है, अलगाव है, ये इस नाटक में वर्णन किया गया है। और इस नाटक के जो पात्र है वो देखेंगे। इस नाटक में पात्र कौन है, पहला जो पात्र है वो कौन है, श्वेतांग, जो कर्मचारी है। और
श्यामांग ये भी एक कर्मचारी है। सुंदरी वो नंद की पत्नी है। अलका ये दासी है। देखिए, मैं जो भी कह रही हूँ ये हल्के से मत लीजिए। मैं ये नाटक के बारे में बता रही हूँ, लाहौर के राजहंस नाटक के बारे में बता रही हूँ। जो भी मैं बता रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, ये नोट कीजिए। एग्ज़ाम के लिए आप सबको बहुत हेल्पफुल होगी। मैं आसान से ही बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ये नोट कीजिए। तो लाहौर के राजहंस जो नाटक है, इस नाटक के पात्र कौन है? श्वेतांग जो भी एक कर्मचारी है, श्यामांग ये भी एक कर्मचारी है, और सुंदरी जो कि नंद की पत्नी है। अलका कौन है? दासी। शशांक कौन है? गृह अधिकारी। और नंद जो है वो बुद्ध का सौतेला भाई है। मैत्री कौन है? नंद का एक मित्र। निहारिका कौन है? दासी। और भिक्षु आनंद कौन है? बुद्ध का शिष्य। ये लाहौर के राजहंस नाटक के पात्र के बारे में गया। और इस नाटक में जो है, मतलब इस नाटक में कितने अंक है? 3 अंक है। पहला अंक का स्थान कहाँ पर हुआ था, समय कब हुआ था ना। लाहौर के राजहंस नाटक में प्रथम अंक में कपिल वास्तु राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी का कक्ष, रात उतरने का समय है, और नाटक का आरंभ सुंदरी के कक्ष से ही शुरू होता है। ये गया प्रथम अंक में, पहला अंक में। दूसरा अंक में सुंदरी का कक्ष और प्रत्युष से कुछ पहले और सुंदरी का श्रृंगार, ये दूसरा अंक गया। तीसरा अंक कहाँ शुरू होता है? वही कक्ष, अगली रात नाटक का आरंभ नंद के लिए सुंदरी की आकुल प्रतीक्षा के साथ होता है। ठीक है। और ये जो नाटक है लाहौर के राजहंस, ये नाटक आधुनिक यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति पर रचित है। ये 1946 से 1947 ईस्वी में मोहन राकेश की कहानी अनाम ऐतिहासिक कहानी में लाहौर के राजहंस का बीच मिलता है। अनाम ऐतिहासिक कहानी से सुंदरी मतलब ध्वनि नाटक या रेडियो नाटक, और फिर रात बीतने तक ये रचित रंग नाटक या एकांकी है। तो नंद सुंदरी आख्यान जो है वो मोहन राकेश के चिंतन में चलता रहा, और अंत में उनकी परिणति लाहौर के राजहंस के रूप में ही दिखाई पड़ी है। और 1968 ईस्वी में तीसरे अंक में अनामिका नाट्य संध्या के निर्देशक श्यामानंद जालान से विचार विमर्श के उपरांत है परिवर्तन कर इस नाटक का परिवर्तित व संशोधित रूप सामने आया है। तो इस नाटक का जो प्रथम नाट्य है वो नाट्य प्रदर्शन 1963 ईस्वी में प्रयाग रंगमंच इलाहाबाद में निर्देशक सत्यव्रत सिन्हा थे जिनके सौजन्य से हुआ, और निर्देशक श्यामानंद जालान के निर्देशन में 1966 ईस्वी में अनामिका नाट्य संस्था कोलकाता ने इसका दूसरा प्रदर्शन किया था। और उसके बाद नेक्स्ट जो नाटक है ये पैर तले की ज़मीन, जो 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो अधूरा नाटक है, मोहन राकेश के अंतिम अधूरा नाट्य कृति है, जिसके दूसरे अंक को उनकी टिप्पणी के आधार पर उनके मित्र कमलेश्वर ने पूर्ण किया था, और मोहन राकेश ने मृत्यु से पूर्व केवल प्रथम अंक और द्वितीय अंक का कुछ अंश मात्र ही लिखा था, और 2 अंकों का नाटक है ये। इस नाटक में बाढ़ के कारण नदी के एक पुल टूटने की वजह से पर्यटकों का एक क्लब में फंसने और आसन मृत्यु की क्या हो गया था,
संभावना के कारण ही स्त्री पुरुष पर्यटक के भीतर ही तनाव, अंतर्द्वंद, पारस्परिक संबंधों के उद्घाटन, विस्फोटक, अंतर्विरोध और विडंबना का चित्रित भी इस नाटक में किया गया था। ये गया प्वेतलू के जमीन। और दूसरा जो नाटक है वो है, हाँ ये भी देखेंगे, जो प्वेतलू की ज़मीन जो है ये तो किस आधार पर लिखा गया ये आपको समझ में आ गया कि ये नाटक में बाढ़ के कारण नदी के एक पुल टूटने की वजह से पर्यटकों का एक क्लब में फंसने और आसन्न मृत्यु की संभावना के कारण स्त्री पुरुष पर्यटकों के भीतर तनाव, अंतर्द्वंद, पारस्परिक संबंधों का उद्घाटन, विस्फोटक, अंतर्विरोध और विडंबना का चित्रित किया गया है। उसके बाद इस नाटक के जो पात्र है, मतलब पैर तले की ज़मीन जो है, इस नाटक के पात्र जो कौन है, अब्दुल्ला, जो कि बार का काउंटर क्लर्क है, और नियामत ये बार का चपरासी है। पंडित ये जुआरी क्लब का सदस्य है। झुनझुनवाला ये जुआरी क्लब का सदस्य भी है। नीरा टेबल टेनिस की अल्पवयस्क खिलाड़ी है। और रीता जो है ये नीरा की सखी है। अयूब एक पुरुष है। सलमा अयूब की पत्नी। और यदि हम उनके कथा साहित्य, मतलब मोहन राकेश जी के कथा साहित्य के बारे में यदि हम देखेंगे तो उनके अनुसार भिक्षु सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और उनकी पहली कहानी थी। और जालंधर में अध्यापन के समय उन्होंने लड़ाई नाम से एक कहानी लिखी थी। और लेकिन इसका जो प्रकाशन हुआ था उनकी मौत के बाद हुआ था, जो कि शारीरिक मासिक पत्रिका में। और साहित्य जगत में उन्हें प्रतिष्ठित करने वाली पहली कहानी दुराहा है, जो 1947 ईस्वी में सारिका में प्रकाशित हुई थी। मलबे का मालिक जो कहानी है, ये इस कहानी से मोहन राकेश को पर्याप्त शोहरत मिली थी। परमात्मा का कुत्ता, जानवर और एक और जिंदगी, मिसपाल, सुहागिन, ये सब मोहन राकेश की बेहतरीन कहानियाँ हैं। और अंधेरे बंद कमरे में ये 1961 ईस्वी में, और 9 आने वाला कल ये 1968 ईस्वी में, अंतराल 1972 ईस्वी में, ये उनकी 3 औपन्यासिक कृतियाँ हैं। और गोपाल राय के शब्दों में मोहन राकेश के उपन्यासों में व्यक्ति मन की छटपटाहट, प्रश्न वेचन आदि ये प्रधानता है। उसके बाद एकांकी के बारे में यदि हम देखेंगे तो उन्हें कई सारे एकांकी लिखे हैं। वो है अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, और प्यालियाँ टूटती है। ये मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ उनके एकांकी के बारे में। केवल एकांकी के नाम ही मैं बताई थी प्रीवियस क्लास में, किंतु अब हम उस एकांकी के सारांश के बारे में देखेंगे, मतलब इस एकांकी में क्या लिखा है। तो अंडे के छिलके उनका पहला एकांकी है। इस एकांकी में पाखंडपूर्ण अर्थ जीवन, नकली ढंग से जीते जाते जीवन, पवित्रता बोध से जुड़ी वर्जनाओं का पारंपरिक ढांचे के भीतर खोखलेपन इत्यादि की अभिव्यक्ति, हास परिहासपूर्ण संवादों के सामान्य शब्दावली में असामान्य व्यंग के धरातल पर चित्रित हुई है।
और सिपाही की माँ जो है इस एकांकी में युद्ध के भीषण परिणामों पर आधारित इस एकांकी में मंगल नामक एक सिपाही के बर्मा युद्ध में जाने के उपरांत माता विष्णु के हृदय की आकुलता, आतुरता, आशंका, पीड़ा इत्यादि मतलब इत्यादि को ही मुन्नी कौन है? मंगल की बहन और विष्णु के संवाद के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली है। और द्वितीय विश्व युद्ध में जन्य परिवेश का भारतीय समाज पर पड़े प्रभाव का यथार्थ भी यहाँ इस एकांकी में अंकन हुआ है। और वही बर्मी लड़कियों के शरणार्थी रूप का चित्रण भी दिखने को मिला है। नेक्स्ट जो एकांकी है वो है क्या है? मतलब क्या है? प्यालियाँ टूटती है। तो प्यालियाँ जो टूटती हैं, ये जो एकांकी है, इस एकांकी में आत्मविश्वास खोने वाले व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है और यह बताया गया है कि कुछ लोगों की परिपूर्णता जरा सा चोट या धक्का लगने के उपरांत कैसे हो जाती है। अपने साथ लड़ी जाती लड़ाई का यह एकांकी सुंदर निर्देशन भी हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो एकांकी है, बहुत बड़ा सवाल। इस एकांकी में सभा सोसाइटी के क्रियाकलाप की अभिव्यक्ति व्यंग के धरातल पर हुई है। इसमें आधुनिक नारेबाजी, सीमित ध्वजा, बाहुकों के छल प्रपंचों, कार्यकर्ताओं पर जो व्यंग, ये भी दिखने को मिलता है। पात्र कपूर के माध्यम से हिंदी के विकृत रूप का प्रयोग, ये भी विषय बनाया गया है। कपूर, मनोरमा शर्मा, सत्यपाल, गुरुप्रीत, संतोष, ये इस एकांकी के पात्र हैं। नेक्स्ट जो एकांकी है, बीज नाटक, जो कि कविता सनवारे जी ने लिखा है कि बीज नाटक राकेश की मौलिक उद्भावना है, जिसमें उनके कुछ व्यक्त हुआ है। शायद ये 2 बीज नाटक है उनके। इन बीज नाटकों को मोहन राकेश नाटक का बीज रूप कहा जा सकता है। और शायद बीज नाटक के जीवन से ऊफ, खलीपन, जीवन की अर्थहीनता, संतान के अभाव की कसक, एकांकीपन, असंतुष्ट जीवन की अभिव्यक्ति स्त्री पुरुष पात्रों के माध्यम से व्यक्त हुई है। तो इस नाटक में मोहन राकेश के आत्म साक्षात्कार के विविध आयामों को वाणी मिलती है। हाँ, मोहन राकेश का द्वितीय बीज नाटक है। ये भी द्विपात्री नाटक है। पात्रों में 2 पुरुष और 1 स्त्री है। पात्र कौन है? मम्मा, पप्पा और बेटा। पप्पा मरीज है और मम्मा सदैव खोजती रहती है। संतान की उपेक्षा उन्हें सालती है। और नेक्स्ट जो है वो है छतरियाँ। छतरियाँ जो है ये पार्श्व नाटक है। तो मोहन राकेश का यह अभिनय प्रयोग है। पहले यह नाटक अंग्रेजी में लिखा गया था, फिर उनका अनुवाद हिंदी में हुआ। और छतरियाँ जो है आज के तकनीक और यांत्रिक युग में मनुष्य से भावना के स्तर पर टूटन, मनुष्य के संघर्ष, जीवन की अर्थहीन निरंतरता, चिंतन के धरातल पर नेपथ्य और ध्वनि के माध्यम से व्यक्त हुई है। इसमें संवादहीनता भी है। उसके बाद उन्होंने जो ध्वनि नाटक लिखे हैं, तो रात बीतने तक तथा अन्य ध्वनि नाटक जो है, मतलब इस नाटक के शीर्षक रचना में कुल 8 ध्वनि नाटक है। तो कविता सनवार जी ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि रात बीतने तक, स्वप्नों बासद, तम, सुबह से पहले, कुंवारी धरती, उसकी रोटी, आषाढ़ का एक दिन, दूध दांत, आखिरी चट्टान तक। तो ये ध्वनि नाटक है।
तो रात बीतने तक जो नाटक है लहरों के राजहंस नाटक का पूर्व रूप है। यह नाटक, इसमें अहंग के टूटने की कहानी है तथा सुंदरी के कामोत्सव आयोजन की करुण परिणति है। और स्वप्नवास बत्तम जो है ये भास के संस्कृत कथा का हिंदी रूपांतर है। सुबह से पहले जो नाटक है ये स्वतंत्रता पूर्व क्रांतिकारियों की गतिविधियों पर आधारित है। और कुंवारी धरती जो है ये प्रतिभाशाली विदुषी रजनी के जीवन दृष्टिकोण, जीवन की आपाधापी में बदली हुई स्थितियों एवं मानसिकता का चित्रण है। और उसकी रूटी जो है ये ड्राइवर पति जो है सुचा सिंह, उनकी गांव से दूर सड़क पर प्रतीक्षारत पत्नी जो है बालू, उनकी निष्ठा, सुचा सिंह की उपेक्षा, बालू की अबोधता, भावुकता, संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति हुई है। और आषाढ़ का दिन जो है वो पूर्व रचित नाटक का ध्वनि रूपांतरण है। और दूध दांत जो है विभाजन की त्रासदी है। रोटी का लालच देखकर शरीर की खरीद फरोख्त, दूध के अभाव में राजकरणी का बेटे लाली के दांतों से तंग आकर उसे त्यागने की विवशता है। नेक्स्ट जो ध्वनि नाटक है वो है आखिर चट्टान तक। ये एक यात्रा संस्मरण ध्वनि रूपांतरण है। उसके बाद मोहन राकेश जी के अन्य जो साहित्यिक प्रदेश है यदि कहेंगे तो ये उन्होंने यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण लिखे हैं। वो क्या है? आखिर चट्टान तक, ऊंची झील, पतझड़ का रंगमंच। तो आखिर चट्टान तक जो ये कब प्रकाशित हुआ था? 1957 ईस्वी। इसमें जालंधर में कॉलेज विवादाध्यक्ष पद पर पदस्थ होने के दौरान रचित रचना है। इस नाटक के जो विषय है ये पश्चिम समुद्री तट से संबंधित है। प्रथम यात्रा संस्मरण ये है। और ऊंची झील जो है वो 9 मई 1960 ईस्वी को आकाशवाणी से प्रसारित हुआ था। उसके बाद उनने कई सारे रिपोर्टाज भी लिखे हैं और रिपोर्टाज का नाम है सतयुग के लोग। इस रिपोर्टाज शीर्षक से रिपोर्टाज, जिसमें कहानी का रिपोर्टाज का मिश्रित रूप है। उसके बाद उन्होंने कई सारे डायरी और जीवनी भी लिखे हैं जो कि व्यक्तिगत समय सारणी मोहन राकेश की डायरी सारिका पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद उन्होंने कई सारे निबंध भी लिखे हैं। तो उनके निबंध जो है वो है परिवेश। और अन्य प्रकाशित निबंध जो है, अन्य प्रकाशित निबंध क्या है? ब्याह कर ही लूँ, जो कि सरस्वत पत्रिका में जून 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और साहित्यकारों की समस्याएं, नाटककार की रंगमंच, हाशिए पर रंगमंच और शब्द, नई निगाहों के सवाल, तुलसी एक उपेक्षित मूल्य वाया शॉर्टकट, उन्हें शिकायत है कुछ और अस्वीकार, एक दिशाहीन दिशा और कांपती हुई लकीरें। ये उनके अन्य प्रकाशित निबंध है। और परिवेश जो निबंध है इसमें 21 ललित निबंध का संग्रह, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। और निबंध के 8 भागों में विभाजित हुआ है। और प्रमुख निबंध जो है यथार्थ की परिधियाँ, अंदर का घाव, पुस्तक को चाहिए, समय और यथार्थ के शिल्प में। ये था उनके निबंध साहित्य। और उसके बाद एक याद रखिए, हबीब तनवीर वो कौन है? हबीब तनवीर, देखिए हबीब तनवीर जो है, हबीब तनवीर जो है वो आगार बाजार नाटक लिखे हैं। तो ठीक है, हम हबीब तनवीर के बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो ये था मोहन राकेश जी के बारे में और कुछ तथ्य जो कि हम इस क्लास में डिस्कस किए। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? उनके प्रमुख नाटक आषाढ़ का एक दिन, जो हिंदी टीचर के लिए ओस्टीटी एग्ज़ाम सिलेबस में है, जो आप सभी को बहुत हेल्पफुल करेगी। तो ठीक है, देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग नाटक टॉपिक है।
आषाढ़ का एक दिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह क्लास देखते रहिए, और यदि मेरे क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितने भी क्लास करूँगी पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगी, पहले आप ही क्लास कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे नए टॉपिक लेकर, नए नाटक, इंटरेस्टिंग नाटक, आषाढ़ का एक दिन। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।